मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। सुबह वज़ीर आज़म था और शाम में हाईजैकर बना दिया गया। आइन और कानून में गुंजाइश न होने के बावजूद वज़ीर आज़म को निकालना था। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी और सी पैक पाकिस्तान आ रहा था। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में 20 में शामिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कमीशन के सामने पेश हुए और पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात कराने का कहा, जिस पर हमने ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में वोटर्स की मजमूई तादाद 12,85,85,760 है, जिसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की शरह 53.87%, जबकि खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% तक रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को क़याम की मज़ीद इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर ख़ुसूसी तहरीर में कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फ़राग़ दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। मेहमान नवाज़ी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुताबिक मौके फराहम किए जा रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने लाहौर का दौरा किया। इस दौरान वो कारकुनों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि लाहौर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने अवाम को मुश्किल में डालकर रख दिया है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान को पहले से 10 गुना बेहतर बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा गया कि पर्ची लिखकर दे दो, मुआफी मिल जाएगी। भुट्टो ने पर्ची नहीं लिखकर दी और शहीद हो गया। दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों ने बीबी को पाकिस्तान जाने से रोका था। मोहतरमा शहीद खतरे के बावजूद पाकिस्तान आई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखें। अप्रैल 2022 में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब जमातें डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठी हुई थी। 16 माह की मेहनत से पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर समेत 9 मई के वाकयात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर नादरा ने 9 और 10 मई के मुकदमात के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। उनकी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार मुतलका फोरम पर रजू करें। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरखास्त दी गई। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला न रुक सका, जहां इसराइली फसाइया के जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि हमले में करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने गजा के कमाल उद्वान हस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। ताहम आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने शिमाली गजा में कमाल उद्वान हस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि कमाल उद्वान हस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सियालकोट की तहसील डस्का के नवाही गांव में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा इंतकाल कर गया। वाकये की वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हा अपनी शादी की तकरीब में बैठा है, जबकि उसके साथ बैठी लड़की पैसे गिन रही है। इस दौरान दुल्हा बेसुध होकर अगले की तरफ झुक जाता है। पुलिस के मुताबिक अहले खाना का कहना है कि दुल्हे की मौत का
دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ دلہے کے اہل خانہ نے قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بلوچستان سے آنے والے خالی کنٹینر کے اسپیئر ویل سے 70 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے عملے نے بلوچستان سے کراچی پہنچنے والے خالی کنٹینر کے اسپیئر ویل سے 70 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ چرس کے 57 پیکٹ بھی برآمد کر لیے گئے۔ تیسرے ون ڈے میچ میں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ ٹیم کو دلچسپ مقابلے کے بعد سپر اوور میں شکست دے کر کرائسٹ چرچ میں کھیلا گیا میچ ٹائی ہو گیا تھا، جس کے بعد سپر اوور میں پاکستان نے 3 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے نیوزی لینڈ میں تاریخی جیت پر پاکستان وومن ٹیم کو مبارکباد پیش کر دی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے کہا کہ پوری ٹیم مینجمنٹ اور معاون عملے کو نیوزی لینڈ کا دورہ شاندار کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کل کیا جائے گا۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق چیف سلیکٹر وہاب ریاض کل دوپہر 3 بجے اسکواڈ کا اعلان کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان کرکٹ ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا۔ آئی سی سی کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم پر پرتھ ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان دورہ نیوزی لینڈ سے باہر ہو گئے۔ شاداب خان پاؤں کی انجری کا شکار ہیں اور ان کی انجری بہتر ہونے میں مزید 4 ہفتے درکار ہوں گے۔ شاداب خان 3 دسمبر کو UBL اسپورٹس کمپلیکس کراچی پر سیالکوٹ کے خلاف کھیلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل T20 لیگ نے معاہدے کی خلاف ورزی پر افغان فاسٹ بولر نوین الحق پر 20 ماہ کی پابندی عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE ILT20 کی انتظامیہ نے معاہدے کے باوجود کھیلنے سے صاف انکار پر فاسٹ بولر نوین الحق پر 20 ماہ کی پابندی عائد کی ہے۔ ابھرتی ہوئی پاکستانی اداکارہ وانیہ ندیم نے کہا کہ جب میں نے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ بنایا تو میں پاکستان کا نیشنل کرش بن گئی تھی۔ شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں ٹک ٹاکر پہلے سے تھی، لیکن پروڈیوسرز نے مجھے ڈراموں اور فلمز کی آفر انسٹاگرام میں پوسٹ کی گئی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر کی۔
اور درویش اداکار علی اعجاز کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ چلبلے اور ہنسمکھ اداکار علی اعجاز 1941 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ فنی کیریئر کی شروعات ریڈیو پاکستان لاہور سے کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے بھی نہ بنا سکی۔ صبح وزیر اعظم تھا اور شام میں ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ آئین اور قانون میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم کو نکالنا تھا۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی اور سی پیک پاکستان آ رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان G20 میں شامل ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات کے مطابق لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ کافی عرصے بعد اپنے بہت سارے ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بیچ میں کافی گیپ آ گیا اور حالات کہاں سے کہاں لے گئے۔ وہم و گمان IMF کو ہم نے خدا حافظ کہا تھا، ہم غیر ملکی قرضے واپس کر رہے تھے۔ ناظرین، خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ سے، جہاں حلقہ بندیوں سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اسے ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی۔ کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی چاہیے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن لمبا ہو۔ الیکشن ہونے دیں، اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخابات کرانے کا کہا، جس پر ہم نے آرڈر کے تحت الیکشن کرائے۔ مزید تفصیلات کے مطابق بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیئرمین کا عہدہ 5 سال اور پینل کا 3 سال کا الیکشن ہوتا ہے۔ جہاں بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے وہاں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام انتخابات بھی بلا مقابلہ ہوتے ہیں۔ بلا مقابلہ الیکشن غیر قانونی نہیں اور اس کے لیے ووٹنگ کی اشد ضرورت بھی نہیں۔ ناصر بھائی، دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار 760 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 92 لاکھ 63 ہزار 704 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 93 لاکھ 22 ہزار 56 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مرد ووٹرز کی شرح 53.87% جبکہ خواتین ووٹرز کی شرح 46.13% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 10,83,029 ہے، جس میں 5,68,406 مرد ووٹرز اور 5,14,623 خواتین ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 53,71,947 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 30,16,164 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 23,55,700
83 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,19,28,119 है, जिसमें 1,19,44,397 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन वोटर्स की तादाद 99,83,722 है। दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है, जिसमें मर्द वोटर्स 3,91,22,082 और खवातीन वोटर्स 3,40,85,814 हैं। इलेक्शन कमीशन के दादोशुमार में बताया गया है कि सिंध में वोटर्स की तादाद 2,69,94,769 है, जिसमें मर्द वोटर्स 1,46,12,655 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,23,82,114 तक रिकॉर्ड की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने लाहौर का दौरा किया। इस दौरान वो कारकुनों में घुल मिल गई, सेल्फियां भी बनवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि लाहौर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने अवाम को मुश्किल में डाल रखा है। इस वक्त मुल्क में महंगाई और गुर्बत तारीखी सतह पर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई, हमने बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला किया। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। माजी में हमने इनकलाबी मंसूबा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। आइंदा हुकूमत में नौजवानों और मजदूरों को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। नासिन पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान को पहले से 10 गुना बेहतर बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा गया कि पर्ची लिख कर दे तो मुआफी मिल जाएगी। भुट्टो ने पर्ची नहीं लिख कर दी और शहीद हो गया। दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों ने बीबी को पाकिस्तान जाने से रोका। मोहतरमा शहीद खतरे के बावजूद पाकिस्तान आई। मजीद तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। हम बलोचिस्तान के गम को समझते हैं। अफगानियों की 40 साल मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान आज भी हमारा भाई नहीं बन रहा। हमने शहीदों का बेड़ा उठाया है। मैं 14 साल जेल में रहा हूँ। जेल में एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ता था। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। पहले भी कह चुका हूँ, बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। बलोचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। आसिफ सरदारी ने मजीद कहा कि मुझसे गलती हो गई। बलोचिस्तान को प्रोजेक्ट देने, लेकिन प्रोजेक्ट बारे फॉलो अप नहीं रखा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखें। अप्रैल 2022 में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब जमातें डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठी हुई थी। 16 माह की मेहनत से पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हर जमात अपने मंशूर को लेकर मैदान में उतरेगी। सिंध की अवाम को मिनी बैक गारंटी की ऑफर देता हूं। अगर सिंध के अवाम को खिदमत का रिकॉर्ड ना मिला तो फिर मुजरिम होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को क़याम की मज़ीद इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर में कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराग दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। गैर कानूनी तारकीन वतन को रसाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुताबिक मौके फराहम किए। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। ये लोग अंडर वर्ल्ड कप के इस्तेहसाल का शिकार भी हैं। अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए हैं। नाज़रीन, खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर समेत 9 के वाकयात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक
ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहनाम सरवर चौधरी ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया। हुकूमती जवाब में कहा गया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। उनके नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार मुतल्लिका फोरम पर रुजू करे। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरखास्त दें, अदालत उनकी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करे। अदालत ने सरकारी वकील के जवाब का जायजा लेने और फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया और शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल से मुतालिक, तो गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला न थम सका, जहां इसराइली फजाइये की जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि हमले में करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने गजा के कमाल उद्वान हस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया, ताहम आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने शमाली गजा में कमाल उद्वान हस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि कमाल उद्वान हस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रफा में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, खबर आपको दें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर टीपा और टाउन प्लानिंग विंग LTA का ऑपरेशन हुआ। अब्दुल हक रोड, जौहर टाउन, मेन बुलेवर्ड और खयाबान फिरदौसी के तरफ से मुतादिद इमलाक सील करके तजावुजात को हटा दिया गया। इससे पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इस हवाले से। लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर टीपा और LDA टाउन प्लानिंग विंग ने ऑपरेशन किया है। टीमों ने अब्दुल हक रोड, जौहर टाउन, मेन बुलेवार्ड और खयाबान फिरदौसी के इतराफ में ऑपरेशन किया। टीपा और LDA टाउन प्लानिंग विंग ने मुश्तरका ऑपरेशन करके मुतद्दिद इमलाक जो है वो सील करके तजावजात को हटा दिया है। सुबह से जारी ऑपरेशन में जौहर टाउन, मेन बुलेवार्ड, अब्दुल हक रोड, खयाबान फिरदौसी पर कमर्शियल इमलाक से तजावजात हटा दी गई। राजस्थानी रेस्टोरेंट को पार्किंग एरिया में तजावजात कायम करने पर सील कर दिया गया। इसी तरह जीवन मार्केट में तजावजात कायम करने पर निजी बैंक, सबवे, इंडोर, शाहिद प्लाजा, निजी बेकरी को सील कर दिया गया। जाकिर तिक्का, टाइम्स कंसल्ट, अल्केमिस्ट फार्मेसी, ग्रीन फार्मेसी से तजावजात हटा दी गई। सर्विट फार्मेसी, K&NS और आलम अरब रेस्टोरेंट, सेकंड कप, निसा सुल्तान से तजावजात हटाकर प्रॉपर्टी को सरबा मोहर कर दिया गया। ऑपरेशन में डायरेक्टर पार्किंग एंड इन्फोर्समेंट टीपा, डायरेक्टर शोभा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, डिप्टी डायरेक्टर PHS, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट विंग और टीपा के अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी ठीक है कामरान अली, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबर आपको दे कि CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद के साहबजादे मुतीब शहजाद के निकाह की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। चौधरी मोहम्मद शहजाद और सरदार अनवर निकई ने मेहमानों का खुसूसी इस्तकबाल किया। निकाह की तकरीब में अजीज़ व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। लाहौर के निजी होटल में CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद के साहिबजादे मुतीब शहजाद के निकाह की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अजीजों कारिब के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब ने खसूसी शिरकत की। निकाह के मौका पर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी मोहम्मद शहजाद और मिस्टर एंड मिसेस सरदार मोहम्मद अनवर नकई ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में मिस्टर एंड मिसेस चौधरी मोहम्मद नवाज, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी एजाज, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी इकबाल, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी शहबाज, मिस्टर एंड मिसेस सरदार मोहम्मद
आसिफ नकई, मिस्टर एंड मिसेस सरदार मोहम्मद तालिब नकई, मोहम्मद सलमान शहजाद, मायरा शहजाद, आलमा शहजाद, आकिफा शहजाद, मोहम्मद अहमद नकई, मोहम्मद अयान नकई, मोहम्मद अवैस नकई, मोहम्मद अयाज नकई ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों की जानिब से नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। शहजाद साहब अवाम उन्नास के साथ और उलमा के साथ और मदारस के साथ और मसाजिद के अंदर जाकर जगह जगह तलाश करते हैं कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी करते हैं, और मदारस के अंदर जो तलबा पढ़ रहे होते हैं उनकी किफ़ालत करते हैं, और बहुत खुशी होती है मिलकर। आज उनकी बेटे के निकाह के मौके पर हम हाजिर हुए हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का सदका के बेटे के सर पर तादेर शहजाद साहब का सायात कायम व दायम रखे। जी, निकाह के वक्त बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग्स हुई और जज्बाती भी मैं हुआ। जब मेरी बेटी का निकाह वादा रुखसती हुई थी, जो को कैफियत होती है ना, बयान नहीं मैं कर सकता। वो ही आज मुझे फिर दिन याद आया, ये भी मेरी बेटी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छा करे। और इत्तेफाक क्या है, मेरी बेटी भी अमेरिका में है और ये मेरी बेटी दूसरी भी अमेरिका जा रही है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और नसीब अच्छे हों। ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, लेकिन अगर इकट्ठे होकर चलेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा और मुश्किलात भी ख़त्म होंगे। They should be very may Allah Pak bless them, right, in their life, and they must do something good for Pakistan also, right? There is something very good. Allah Pak उनको और तरक्की दे और इसी तरह खुश व खुरम रखे जिस तरह वो यहाँ पर आए हैं बेटा, और उन्हें अपना कंट्री समझ के उन्होंने यहाँ पे ही, वरना आपको बता दें कि कहाँ बाहर से बच्चे वो इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये चुना कंट्री, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी बैकग्राउंड शो करता है, ये उनकी अपब्रिंगिंग शो करता है कि वो किस तरह ब्रॉट अप हुए, किस तरह उन और माँ बाप का कितना अच्छा वो इफेक्ट है कि उन्होंने वो वाली, हालांकि वहाँ पे क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना, कितना वो फ्री माशरा है, लेकिन उसको छोड़ते हुए यहाँ को अपनाया। दिस इज समथिंग वेरी गुड ऑन देयर पार्ट एंड वी विश देम अ वेरी गुड लाइफ, और अल्लाह पाक उन पे करम करे, रहम करे, फजल। थैंक यू मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और अल्लाह से दुआ है जो है ना, अल्लाह ताला हमारे दूल्हे को और हमारी भाभी को दोनों को खुश रखे और दोनों घरों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे और सबको सेहत वाली आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और पूरी फैमिली को हमेशा खुश आबाद रखे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इवेंट था, और माशाल्लाह अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, और हम जो है ना तहे दिल से जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस जोड़े को ता क़यामत सलामत रखे और खुशियाँ ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए और इन्हें सुकून अता फरमाए, और इनकी अल्लाह गैब से मदद अता फरमाए और इनको मोहब्बत प्यार करने की और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। I feel overjoyed. Every day has been exciting, a new memory to put into the books. Definitely something to look back on. Such an amazing family. I cannot be happier that it was her. MashaAllah. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं इतना खुश हूँ कि खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि इतने लोग जो काफ़ी अरसे से बिछड़े हुए थे वो आज मिले और मिल के दिल को सुकून हुआ, बात करके दिल को सुकून हुआ। और बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो तो हर बाप के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, कि हर बाप जो चाहता है कि वो अपने बेटों की बच्चियों की खुशियाँ देखे, और ज़िंदगी में यही उसका जो होता है एक मकसद होता है, एम होता है कि वो अपने जो है वो जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपने बच्चे को अमेरिका से यहाँ पे लेके आया, और उसने मेरी बात के साथ मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने इधर शादी करनी है, तो उसने कहा हाँ जी मैंने इधर करनी है। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं हाफ अमेरिकन हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि हमने शादी करनी है। तो ये मेरी खुश नसीबी है एक बाप होते हुए कि मेरे बच्चे जो हैं वो नमाजी हैं और मेरा जो है वो कहना मानते हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर आए, उन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की और हमें अपना प्यार दिया। और जितने स्पेशली सरदार आसिफ नकई साहब का वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए,
उन्होंने भी हमें जो है अपना प्यार दिया, और जितने भी लोग हैं मैं सीईओ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नासिर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ने और आपको बताएं कि इस्लामाबाद कचहरी में वकील की कोर्ट में मौजूद मोबाइल फट गया। इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद वकील के कोर्ट में मोबाइल फट गया, जिसका उसे इल्म न हुआ। ताहम मोबाइल से धुआं उठने पर वकील ने कोर्ट उतार कर फेंक दिया। मुतासरा वकील ने बताया कि मोबाइल जेब में डाला हुआ था, अचानक महसूस हुआ धुआं उठ रहा है। वकील ने बताया कि रात को मोबाइल फोन मुकम्मल चार्ज किया था और पावर बैंक भी नहीं लगा हुआ था। डीएस रेलवे लाहौर हनीफ गुल का दीगर अफसरान के हमरा सांगला हिल ता शाहीनाबाद सेक्शन का मुआयना हुआ। सेक्शन पर वाक़या मुख्तलिफ स्टेशन पर मुसाफरों को दी जाने वाली सहूलियात का भी भरपूर मुआयना किया गया। DTO नासिर नसीर, DCO गुलाम फरीद असद समेत दीगर डिविजनल और असिस्टेंट अफसरान भी इस मौका पर डीएस रेलवे के हमरा मौजूद थे। मजीद तफसीलात के मुताबिक स्टेशन के रिकॉर्ड समेत ट्रेन ऑपरेशन से मुतल्लिक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशंस का भी मुआयना किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान स्टेशंस की आमदन और अखराजात का जायजा लिया गया। सेक्शन पर मज़ीद ज़मीनों को कमर्शियल इस्तेमाल मिलाकर रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया गया। डीएस रेलवे लाहौर हनीफ गुल का कहना था कि रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सियालकोट की तहसील डस्का के नवाही गांव में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा इंतकाल कर गया। वाकई की वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हा अपनी शादी की तकरीब में बैठा है, जबकि उसके साथ बैठी लड़की पैसे गिन रही है। इसी दौरान दुल्हा बेसुध होकर आगे की तरफ झुक जाता है। पुलिस के मुताबिक अहले खाना का कहना है कि दुल्हे की मौत का दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुकामी पुलिस का कहना है कि दुल्हे के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान से आने वाले खाली कंटेनर के स्पेयर व्हील से 70 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कलेक्टर कस्टम्स इंफोर्समेंट कराची के अमले ने बलूचिस्तान से कराची पहुंचने वाले खाली कंटेनर के स्पेयर व्हील से 70 किलोग्राम चर्स बरामद की। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता शब कराची में नॉर्दर्न बाईपास के कचरे के इलाके दीहा माई गाड़ी से गुजरने वाली हीनो ट्रॉलर नंबर JV 3781 को शक की बिना पर रोककर तलाशी ली गई। नासिर खबर है कि लीगल आईटी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के हवाले से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में तकरीब का इनेकाद हुआ। लीगल आईटी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे तैमूर यूसुफ से। जी लीगल आईडी पाकिस्तान इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के हवाले से आज पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में एक इवेंट मुनक्किद हुआ। इस इवेंट में ये लोग जो इलीगल माइग्रेशन के मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इस इवेंट में इन्होंने एक ज़बरदस्त आर्ट और एग्ज़िबिशन का एक सेक्शन रखा है। इसके ज़रिए ये लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं आर्ट और एग्ज़िबिशन के ज़रिए कि इंटरनेशनल सतह पे या नेशनल सतह पे इलीगल जो माइग्रेशन है उसको कैसे हम टैकल करें और इससे कैसे हम बचे। आइए जानते हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी लीगल आईडी पाकिस्तान फिजा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, और इनकी टीम मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सर, इस इवेंट का पर्पस जो हमने इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे पे प्लान किया है उसका मकसद ये है कि इलीगल माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हर साल 30 से 40 हज़ार लोगों की शक्ल में होती है उसकी रोकथाम के लिए हम अपने मैसेज में अवेयरनेस लेके आएँ, उन्हें बताएं कि इलीगल माइग्रेशन के साथ कौन कौन से इम्पैक्ट्स जो हैं वो
ایسوسیٹڈ ہیں. اس کا جو اگر دیکھا جائے سالانہ ہماری اکانومی پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے. تقریباً 303.401 بلین ڈالر جو ہے وہ ہر سال ڈرین ہوتا ہے ہماری اکانومی سے. تو اس ایونٹ کا پرپس یہ تھا کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس لے کے آئیں انلیگل مائیگریشن کتنی خطرناک ہے, اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ایسوسیٹ کیے گئے ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے اس ایونٹ کو پلان کرنے کی کوشش کی ہے. ایک یہ اویئرنیس کمپین ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں, جس میں اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں. ہم لائک مائنڈیڈ پیپلس کو ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, وہ اس پہ آئیں اور اس ایشو کے بارے میں آ کے بات کریں. اور پاکستان میں ایک کمپریہنسو مائیگریشن پالیسی کی ہم بات کریں. ہماری کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے مائیگریشن کی, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر سال اتنے پاکستانی جاتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی جان سے بھی ہار جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. تو یہ ایک سٹیپ ہے جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم کوئی ایک کمپریہنسو پالیسی کو فارمولیٹ کریں. اس آرٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ آرٹ ہماری اسلامک ہسٹری سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مائیگریشن سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جس وقت انہوں نے دریا میں عصا مارا اور وہ دریا کے 2 ٹکڑے ہوئے, اور انہوں نے اس وقت اپنی قوم کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. یعنی کہ ایک لیڈر اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں نے یہی آرٹ ورک مائیگریشن سے ریلیٹڈ ہی ایسا آرٹ ورک جو ہے وہ انہوں نے دکھایا گیا اس پینٹنگ میں. اور اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی آ جاتی ہیں. سر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اے کیٹیگری ہے, بی کیٹیگری ہے جس میں کچھ بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ انڈر 18 ہے, ابو 18 ہے, ابو 14 ہے. ڈفرینٹ ایجز کے ہیں جنہوں نے اپنا آرٹ ورک مائیگریشن سے ریلیٹڈ اپنا کیا کہ ہم لوگ انلیگل مائیگریشن کو کنٹرول کریں. انلیگل مائیگریشن جو ہے بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اس میں کچھ لوگ تو فائدہ کرتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ جو ہے اپنا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. میسیج یہی ہے کہ کبھی بھی انلیگل روٹ پہ کوئی بھی آپ سے بڑے پرومسز کر رہا ہو, وعدے کر رہا ہو, تو اس کو فالو نہ کریں. ہر مائیگریشن, ہر کنٹری کی اپنی ایک ویب سائٹ موجود ہے. آج کل انفارمیشن آسان ہے. اوتھینٹک سورس سے انفارمیشن لیں اور اس کو فالو کریں, اور بالکل بھی بڑے پرومسز کے اوپر اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں جانے کی کوشش نہ کریں. کیمرہ مین اویس قمر کے ساتھ تیمور یوسفزئی کو. ناصر رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سویا بین کی پیداوار کے حوالے سے قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے اسلام آباد سے عمر بٹ. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور اقوام متحدہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں پاکستان سویابین کی پیداوار کے حوالے سے قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر تحفظ و تحقیق ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک تھے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا that why the soybean has again become, it has been on the agenda for the last, as Dr. Ikrar also said, that for the last 30-40 years, you see, as I remember, in 80s, the Agriculture Development Bank at that time imported a large quantity of soybean seeds, and they asked us to prepare the rhizobium inoculum for that, you see, so that's how I came to know about it. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر شرکاء کا کہنا تھا اگر آپ اوورال صورتحال دیکھیں تقریباً جو ایگریکلچر کموڈیٹی کی امپورٹس ہیں وہ $9 بلین کے قریب ہے ہر سال آن ایوریج. $9 بلین کا مطلب ہے تقریباً 2,500 ارب روپیہ. تقریباً 5 ارب جو ہے وہ صرف آئل سے ریلیٹڈ, ایڈیبل آئل, ایڈیبل سیڈ سے ریلیٹڈ تقریباً 5 ارب کی امپورٹس ہیں. 1200 سے 1500 ارب روپیہ بنتا ہے. اب جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ان ملکی حالات میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا اتنی فارن ایکسچینج دینا. میری آپ کی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کا بندوبست کریں اور آنے والے دنوں میں وقت کے ساتھ اس امپورٹ بل کو کم کریں. Well, we know the purpose of this workshop. You know that in Pakistan we have around 10-12 different ecologies, climatic condition, environmental conditions, soil, temperatures. We have, starting from Gilgit-Baltistan, we have mountains, we have valleys, we have plains, we have desert, we have coastal area,
So all kind of soil structures, environmental condition, climatic conditions we have. There is a very positive part, you know, when people talk to me about the success of the agriculture sector, they always tell me, you know, there are 3 sectors which have developed extremely well. And which one do they take? They take corn, they take poultry, they take vegetables. And then what do they say to me? They say, you know, it works because the government doesn't intervene. वर्कशॉप के शुरका को आगाह किया गया कि पाकिस्तान 2030 तक सोयाबीन में खुद कफील हो जाएगा। पाकिस्तान को सोयाबीन दरामद नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान के टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी काट दिए गए हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करें इस शोबिस की दुनिया से। तो उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा वानिया नदीम ने कहा कि जब मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया तो मैं पाकिस्तान का नेशनल क्रश बन गई थी। शोबिस की दुनिया में कदम रखने से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं टिकटॉकर पहले से थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने मुझे ड्रामास और फिल्म्स की ऑफर इंस्टाग्राम में पोस्ट की गई तस्वीर और वीडियोस देखकर की। वानिया का कहना था कि जब नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो 2019 में पहली बार एक इश्तिहार में काम करने की ऑफर हुई, लेकिन वालिद ने काम करने से साफ मना कर दिया था। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।